आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने पूरे परिवार को एक साथ बांधे हुए हैं, चुपचाप अपने आप को अलग करते हुए? क्या आपने कभी ऐसी जिम्मेदारियां उठाई हैं जो कभी आपकी होनी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने उन्हें निभाया? यह कहानी सर्दियों की एक शाम को अरांशी के छोटे से पहाड़ी शहर में शुरू होती है, जहां कोहरा धीरे धीरे छा जाता है, लेकिन भावनाएं बहुत कम। एक साधारण परिवार की कहानी, एक पिता, एक बेटी और एक बेटे की। लेकिन उस साधारण परिवार के अंदर एक तूफान चल रहा था। रहस्यों, खामोशी और उन छायाओं से बना एक तूफान जो हम सभी साथ लेकर चलते हैं। ऑडियोक्स प्रेजेंस शैडोज वी कैरी। ऑडियोक्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अरांशी के केंद्र में नीली खिड़कियों वाला एक 2 मंजिला लकड़ी का घर खड़ा था। मीरा का घर 24 वर्षीय स्कूल टीचर है। उसका छोटा भाई अरुण शांत और परेशान है, और उनके पिता राघव देसाई, एक सेवानिवृत्त बस ड्राइवर, जो अपने अनुशासन और कुछ लोगों के लिए अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। घर के अंदर पुरानी दीवार घड़ी की टिक टिक से सन्नाटा छा गया। मीरा ने अरुण को सामने के दरवाजे से प्रवेश करते देखा और पूछा, अरुण, तुम फिर देर से आए। Where were you? अरुण ने उससे नजरें बचाते हुए जवाब दिया, दोस्तों के साथ बाहर था। आपके ऐसे दोस्त नहीं हैं जो आपको इतनी देर तक बाहर रखें। अरुण, स्टॉप लाइन। आप यह क्यों मानते हैं कि मैं हर बार झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए है कि आप मुझे कभी सच नहीं बताते। उनके बीच बहस होना आम बात हो गई थी, लेकिन आज की रात अलग थी। मीरा को इसका आभास हो गया। उस रात बाद में मीरा कूड़ा उठाने के लिए बाहर निकली। तभी उसने अरुण को पीछे की सीढ़ियों पर बैठे देखा। उसके हाथों में सिर छिपा हुआ था। मीरा ने पूछा, अरुण? अरुण नहीं हिला। अरुण, क्या चल रहा है? अरुण की आवाज कांप रही थी। I messed up दीदी। टेल मी, क्या हुआ? वह झिझका, जैसे सच झूठ पर भारी होने पर कोई झिझकता है। I owe money। मनी? आप पर किसका बकाया है मनी? उसने उत्तर नहीं दिया। मीरा ने फिर गहरी आवाज में पूछा, अरुण, लुक एट मी। अंततः ऊपर देखते हुए अरुण ने उत्तर दिया, Some boys from the market area। मैंने बाइक की मरम्मत के लिए उधार लिया था, लेकिन वे इसे ब्याज समेत वापस चाहते हैं। यदि मैं रविवार तक भुगतान नहीं करता तो वे घर आ जाएंगे। मीरा ने सदमे की स्थिति में खड़े होकर पूछा, हाउ मच? 8,000। अरुण, why didn't you tell me earlier? That's because you already have too much to worry about। मीरा ने क्रोध से नहीं, चिंता से आह भरी। वह प्रतिदिन 2 पालियों में काम करती है, और उनके पिता की पेंशन से बमुश्किल उनकी दवाएं ही निकल पाती थी। 8,000 कोई छोटी रकम नहीं थी। मीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम कुछ पता लगा लेंगे, लेकिन अरुण, अब और झूठ मत बोलो प्लीज। उसने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन रात उनके लिए और भी बहुत कुछ लेकर आई थी। जैसे ही मीरा और अरुण घर में दाखिल हुए, उन्होंने अपने पिता राघव को हॉल में खड़ा पाया। मैंने सब कुछ सुना, राघव ने कहा। मीरा अकड़ गई। राघव ने जारी रखा, 8,000? आपने किससे पैसे उधार लिए? वो बाजार के लड़के? वे लोग जो हमेशा बेकरी के पास धूम्रपान करते हैं? हाँ बाबा। तुम बेवकूफ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। गुस्सा तूफान की तरह बढ़ रहा था। बाबा रुको, चिल्लाने से कुछ हल नहीं होगा। चिल्लाना? तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ चिल्लाना है? तुम्हें लगता है कि मैं अपने बेटे को उन सड़क पर रहने वाले गुंडों से उलझने दूंगी?
प्लीज बाबा। और तुम मीरा, हमेशा मुझसे बातें छिपाते रहते हो। ऐसा व्यवहार करें जैसे आप घर चलाते हैं। मीरा ने मुट्ठी भींच कर कहा। कि किसी को तो घर चलाना है। हॉल में एक लंबी दमघोंटू खामोशी छा गई। अधिकांश घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके यहाँ यह एक युद्ध क्षेत्र था। अगली सुबह मीरा अग्रिम वेतन की उम्मीद में स्कूल प्रिंसिपल से मिलने के लिए जल्दी निकल गई, लेकिन प्रिंसिपल ने धीरे से मना कर दिया। आई एम सॉरी मीरा, इस महीने स्कूल का बजट टाइट है। मीरा जबरदस्ती मुस्कुराने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। इस बीच अरुण बाजार में बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहा जब तक कि दो लड़कों रफीक और गोलू ने उसका रास्ता नहीं रोक लिया। रफीक और गोलू स्थानीय उपद्रवी थे जो अपनी आक्रामक संग्रह रणनीति के लिए जाने जाते थे। रफीक चिल्लाया, अरुण मेरे दोस्त, हम तो बस आपके बारे में बात कर रहे थे। आई विल पे। मुझे बस समय चाहिए। समय? हमने आपको समय दिया। रविवार अंतिम तिथि है, और यदि नहीं तो हम आपके सुंदर घर का दौरा करेंगे। नो प्लीज, डोंट गो देयर। देन अरेंज द मनी सिंपल। वे हंसते हुए चले गए। अरुण को महसूस हुआ कि दुनिया उसके करीब आ रही है। पैसे की वजह से नहीं, बल्कि इस डर की वजह से कि अगर उन लड़कों ने उनके पहले से ही नाजुक घर में कदम रखा तो क्या होगा। उस शाम जब राघव बालकनी पर बैठा चाय पी रहा था, तभी एक आदमी गेट के पास आया। मिस्टर राघव देसाई। हाँ, आप कौन हैं? मेरा नाम सागर है। मैं सड़क के किनारे नया कैफे चलाता हूँ। कैफे? तुम यहाँ क्यों हो? दरअसल मैं आपको मीरा के बारे में बताने आया हूँ। राघव ने भौहें सिकोड़ ली। मीरा के बारे में क्या? वह बस स्टॉप पर गिर गई। वह अब मेरे कैफे में आराम कर रही है। मैंने सोचा कि मुझे आपको बताना चाहिए। राघव का प्याला हिल गया। वह गिर गई। क्यों? क्या हुआ? शायद थकावट। उसने कहा कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। राघव ने एक सेकंड भी इंतजार नहीं किया। वह बिना देर किए कैफे की ओर भागा। कैफे नरम पीली रोशनी से भरा हुआ गर्म था। वहां एक कोने की मेज पर मीरा पानी का गिलास लेकर बैठी थी, पीली और शर्मिंदा लग रही थी। मीरा। बाबा मैं ठीक हूँ। आप गिर गए, यह कैसे ठीक है? उसे बस आराम की जरूरत है। वह काम पर जाने की जिद करने लगी। आई एम सॉरी बाबा, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। क्या आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य मुझे परेशान कर रहा है? एक बार तो उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर। अपने दो बच्चों और खुद को एक साथ रखने वाले एकमात्र सहारे को खोने का डर। वे चुपचाप घर चले गए, लेकिन जैसे ही वे अपने गेट पर पहुंचे, मीरा ने चलना बंद कर दिया। मीरा ने उदास स्वर में कहा, बाबा अरुण पर पैसा बकाया है। मैंने अग्रिम राशि प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं कर सका। मुझे नहीं पता क्या करना है। मैंने थोड़ा बचा लिया है, शायद 3000। That's not enough. I know. वह थक कर सीढ़ियों पर बैठ गई। सब कुछ हमेशा मुझ पर ही क्यों पड़ती है? मुझे हमेशा सभी को एक साथ क्यों रखना पड़ती है? उसकी आवाज ने कुछ ऐसा तोड़ दिया जिसकी अनुमति वह शायद ही कभी देती थी। I'm tired बाबा। I'm so tired. और अंत में पिता को समझ आ गया। बेटी को वह हमेशा डांटता रहता था, जिसे वह मान रहा था कि वह किसी भी चीज को संभालने के लिए काफी मजबूत है। वह उस वजन के नीचे ढह रही थी जिसे वह कभी नहीं जानता था कि वह उठा रही है। राघव उसके पास बैठ गया।
राघव ने शांत स्वर में कहा। मीरा, आई एम सॉरी। मीरा ने चौंक कर ऊपर देखा। इतने सारे साल आपकी माँ के निधन के बाद मुझे नहीं पता था कि चीजों को कैसे संभालना है। सो आई शाउटेड। मैंने सोचा कि सख्ती बरतने से घर एकजुट रहता है, लेकिन इसने केवल आपको दूर धकेल दिया। मीरा टूट गई। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। बाबा, ट्रूली, इस बार मुझे मदद करने दीजिए। यह सबसे कोमल बात थी जो उसने उससे कभी कही थी। इस बीच अरुण घर से बचकर देर तक बाहर रहता था। वह शांत नदी की ओर बने पुल पर बैठ गया। अचानक कदमों की आहट पास आई। अगर मैं आपके बगल में बैठूं तो क्या आपको आपत्ति होगी? सागर ने अरुण से पूछा। अरुण ने असमंजस में सागर से पूछा। आप कौन हैं? आपके पिता ने बताया कि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं। अरुण की आंखें चौड़ी हो गईं। He told you? नॉट द डिटेल्स, लेकिन मैं अक्सर उस नजर को देख सकता हूँ, किसी कोने में बैठे व्यक्ति की नजर। अरुण ने सागर को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए दूसरी ओर देखा। बट लेट मी टेल यू समथिंग। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो रफीक से भी बदतर आदमी का मुझ पर 50,000 कर्ज था। उस पर अरुण का ध्यान गया। अरुण ने धीरे से सागर की ओर देखा। मैंने इसे गलत तरीके से हल किया। मैं भाग गया और मेरे परिवार को चोट पहुंचाई, और एक बार भरोसा तोड़ दो पुनर्निर्माण में वर्षों लग जाते हैं। So what should I do now? गो होम। उनका सामना करो। आप अकेले नहीं हैं। कभी कभी कोई अजनबी आपके अंदर के तूफान को उन लोगों की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से देखता है जिनके साथ आप रहते हैं। अरुण ने धीरे से सिर हिलाया, और इतने दिनों में पहली बार वह उद्देश्य से घर चला गया। रविवार किसी की भी अपेक्षा से अधिक तेजी से आया। शाम 5 बजे रफीक और गोलू देसाई के घर पहुंचे। उन्होंने जोर से खटखटाया। अरुण, अरुण! रफीक चिल्लाया। दरवाजा खुला, लेकिन अरुण नहीं, राघव था। राघव ने गहरी आवाज में पूछा। क्या आपको कुछ चाहिए? हम अपना पैसा लेने आए थे जो आपके बेटे ने हमसे उधार लिया था। हाँ, उसने मुझे बताया। कितना? 8,000। अभी हमारे पास 5,000 हैं। बाकी हम आपको 1 हफ्ते में दे देंगे। 1 सप्ताह? वह मुस्कुराया। क्या आपको लगता है कि आप अपने नियम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं? तभी सागर गली से अंदर आया और गेट के पास रुक गया। क्या यहाँ कोई समस्या है? यह आपका व्यवसाय नहीं है। जब 2 वयस्क व्यक्ति एक बच्चे और उसके परिवार को धमकाते हैं तो यह मेरा व्यवसाय बन जाता है। रफीक ने उपहास किया। आप कौन हैं? वह आदमी जो गया में आपके सप्लायर को जानता है, और वह आदमी जिसे पुलिस प्रमुख को फोन करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरा चचेरा भाई है। रफीक का चेहरा बदल गया। आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि ये लोग कुछ सांस लेने की जगह के हकदार हैं। 5,000 ले लो, बाकी रकम वे 7 दिन में दे देंगे। या हमें अभी पुलिस को बुलाना चाहिए? गोलू ने रफीक की बाह खींची। चलो रफीक, चलते हैं। यह इसके लायक नहीं है। रफीक ने पहले राघव को देखा, फिर सागर को। 7 दिन? 1 दिन भी अधिक नहीं। वे चले गए, और बस ऐसे ही तूफान गुजर गया। जबरदस्ती के कारण नहीं, लेकिन कि आखिरकार कोई आगे बढ़ा। उस रात देसाई घर को अलग महसूस हुआ। अरुण झिझकते हुए अपने पिता और बहन के पास पहुंचा। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। अरुण,
नो लिसन दीदी, मैंने गड़बड़ कर दी। मैं जानता हूँ कि मैं परेशानी खड़ी करता रहता हूँ, लेकिन आज जब बाबा मेरे लिए खड़े हुए और सागर ने मदद की, मुझे कुछ एहसास हुआ। क्या? मैं अब बोझ नहीं रहना चाहता। मुझे बदलाव चाहिए। कभी कभी एक क्षण ही निर्णायक मोड़ बन जाता है। राघव ने अरुण के कंधे पर हाथ रखा, कुछ ऐसा जो उसने वर्षों से नहीं किया था। हम इसे एक साथ संभाल लेंगे। अब कोई डर नहीं, कोई रहस्य नहीं। मीरा ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा। फाइनली, लंबे समय में पहली बार देसाई परिवार एक साथ रात के खाने के लिए बैठा, न कि 3 अलग अलग जीवन जीने वाले लोग, लेकिन एक पारिवारिक उपचार के रूप में। सर्दी खत्म हो गई और वसंत का आगमन हो गया। अरुण ने सागर के कैफे में अंशकालिक नौकरी की और शेष पैसे वापस कर दिए। मीरा ने अपनी अतिरिक्त शिफ्टें कम कर दी और अपना बेहतर ख्याल रखा। राघव ने क्रोध प्रबंधन के लिए परामर्श सत्र में भाग लेना शुरू कर दिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, खासकर उसे तो नहीं। एक रविवार की सुबह जब वे सभी बालकनी पर एक साथ बैठे थे, राघव धीरे से बोला। यू नो, मैं सोचता था कि सख्त होना मुझे एक मजबूत पिता बनाता है, लेकिन यह प्यार ही है जो हमें मजबूत बनाता है। बाबा, you're changing. राघव मुस्कुराया और अपने बच्चे की ओर देखकर बोला। We all are. फील्स गुड डजंट इट? Feels like peace. हर कहानी न्याय या बदले के साथ खत्म नहीं होती। कुछ लोग क्षमा के साथ चुपचाप समाप्त हो जाते हैं। कि कभी कभी उपचार सबसे साहसी कार्य होता है जो हम कर सकते हैं। यदि इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है, तो इसे शेयर करना न भूलें। हो सकता है कि आपका कोई परिचित भी इसकी छाया ले रहा हो। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया, तो कृपया अधिक अद्भुत कहानियों के लिए ऑडियो ओक्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।